रियलिज्म से कैसे अलग है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, नियो रियलिज्म की मेन टाइप्स क्या है, उसको भी इस वीडियो में समझेंगे और नियो रियलिज्म के मेन थिंकर्स कौन हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि नियो रियलिज्म की बेसिक अजम्पशन क्या है। तो पहली अजम्पशन वो है जिसको रियलिज्म भी एग्री करता है। नियो रियलिज्म ये कहता है कि स्टेट और दूसरे एक्टर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ऐसे वर्क करते हैं जहाँ पर अनार्की पाई जाती है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं पाई जाती, एक लॉलेसनेस की सिचुएशन पाई जाती है, यहाँ पर कोई भी अपनी मनमर्जी कर सकता है। दूसरी अजम्पशन इनकी ये कहती है कि एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम पाया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर ये इंश्योर करता है कि स्टेट बिहेव कैसे करे। इसका मतलब है स्टेट को बिहेव करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक सिस्टम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम में उन्हें एक्शन लेना ही पड़ता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम जो है वो डिटरमिन करता है उनका बिहेवियर। थर्ड अजम्पशन इनकी ये है कि स्टेट्स सेल्फ इंटरेस्टेड है, जैसे रियलिज्म वाले कहते हैं, और सेल्फ इंटरेस्टेड का मतलब हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट उन्हें ऐसा मिलता है जहाँ पर अनार्की एग्जिस्ट करती है, एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें वो सेल्फ हेल्प की तरफ मूव करते हैं और कोऑपरेटिव बिहेवियर की ओर नहीं बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी ओर देखते हैं, वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें पता है कि उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, वो अपने आप पर डिपेंड रहते हैं। तो इसकी वजह से उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, यानी स्टेट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करे। फोर्थ अजम्पशन नियो रियलिज्म की ये है कि स्टेट जो है रैशनल एक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना नफ़ा और नुकसान दोनों ही जानते हैं, जिसमें वो अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और जो लॉसेस हैं, जो नुकसान हैं, उनको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो वो ऐसी ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जिनमें उनका फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हमें ये दिखाई देती है कि वहाँ पर अनार्की एग्जिस्ट करती है और अनार्की वजह से स्टेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सर्वाइवल, अपना अस्तित्व बनाए रखना। ये ना हो कि उन्हें कोई ख़त्म ही कर दे। ख़त्म करने का मतलब है कि उन्हें पूरी तरह डोमिनेट कर ले, कॉन्कर कर ले, ठीक है। और सर्वाइवल की वजह से इसलिए जो सारे स्टेट दूसरे स्टेट को देखती है, एनिमीज़ देखती है, पोटेंशियल एनिमीज़, उनके लिए दूसरी स्टेट्स जो है दुश्मन है, जो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उन पर हमला कर सकती है, उन्हें ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए दूसरों को पोटेंशियल एनिमीज देखा जा सकता है और दूसरी स्टेट्स को जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट देखा जा सकता है, एक खतरा देखा जा सकता है जिससे बचने की उन्हें ज़रूरत है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, ये जो डर है और ये जो ट्रस्ट की भावना उनमें नहीं आती, एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट को दूसरी स्टेट से डर है कि ये मेरे पर हमला कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करना शुरू करेगा, वो और वेपन्स खरीदेगा, अपनी और भी सिक्योरिटी को कंसोलिडेट करेगा। अगर एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना शुरू करती है, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से उसकी आसपास की जो स्टेट है उन्हें डर महसूस होने लगता है कि पता नहीं ये कितना पावरफुल बन जाएगी और कल को आकर मेरे पे हमला कर देगी, जो मेरे भी सर्वाइवल के लिए जो है खतरा है। तो इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। कहने को तो इंटरनेशनल रिलेशन में सारे स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करने के चक्कर में एक डर पैदा हो रहा है, सब में एक अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो है सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, पोटेंशियल एनिमीज समझ रहे हैं। और तभी ये जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम बन जाता है, एक कन्फ्लिक्चुअल सिस्टम बन जाता है, जिसमें हम स्टेट से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर में रहें। और नियो रियलिज्म ये कहते हैं कि इसी की वजह से जो भी पॉलिसी स्टेट करते हैं इस माहौल में, तो ये सब कुछ मोटिवेट करता है, उनका सर्वाइवल उन्हें मोटिवेट करता है, सिक्योरिटी डिलेमा मोटिवेट करता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ उनकी जो भी क्रिएट करती है, ये चीज़ें मोटिवेट करती है, इन्हीं की मोटिवेशन से बनती है। अब हमें ये समझना है नियो रियलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला मेजर डिफरेंस है कि रियलिज्म ह्यूमन नेचर पर काफ़ी फोकस करता है, लेकिन नियो रियलिज्म ह्यूमन नेचर पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो अपनी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है ह्यूमन नेचर नहीं लेता है, जबकि रियलिज्म लेता है, नियो रियलिज्म नहीं लेता है। रियलिज्म के लिए एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन नियो रियलिज्म के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि किसी स्टेट को कोई एक्शन लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी होती है जो डिटरमिन करती है कि उनके स्टेट लीडर एक्शन क्या लेंगे। तो ये चीज़ को आगे चल के हम स्ट्रक्चर रियलिज्म में समझेंगे भी। सिमिलैरिटी क्या पाई जाती है? पहली सिमिलैरिटी ये पाई जाती है कि दोनों ही बिलीव करते हैं कि स्टेट इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, ठीक है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये पाई जाती है कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, यानी नियो रियलिज्म और रियलिज्म ये बिलीव करता है कि अनार्की एग्जिस्ट करती है। इसीलिए सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प स्टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ये दोनों ही मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नियो रियलिज्म की कौन सी 4 टाइप्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक, स्ट्रक्चरल, ऑफेंसिव और डिफेंसिव 4 टाइप्स है जिनको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक रियलिज्म को। इसका आइडिया दिया था थॉमस शेलिंग ने। इनकी बुक है द स्ट्रैटेजी ऑफ कन्फ्लिक्ट जो 1960 में पब्लिश होती है, और इसमें ये फोकस करते हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को लेकर। कहने का मतलब है जो फॉरेन पॉलिसी क्रिएट की जाती है या डिसीजन लिए जाते हैं, तब स्टेट के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये कहते हैं कि स्टेट लीडर बड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, जिसमें वो नफ़े और फ़ायदा जो भी नुकसान है उनको बड़े ध्यान से सोचते हैं, लॉजिकली डील करते हैं डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इश्यूज़ को लेकर। वो ये इस बात के साथ डील करते हैं कि पावर को कैसे एम्प्लॉय किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो उनका दुश्मन है, बिना किसी फोर्स से उसको कैसे जीता जाए, उससे कैसे वो बात मनवा ली जाए जो हम चाहते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ब्रूट फोर्स और कोरेजन दोनों में फ़र्क होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रूट फोर्स तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसे यूज़ किया जा सकता है, और कोरेजन एक ऐसी पावर है जिसको हम रिज़र्व कर सकते हैं, जिसका बेस्ट यूज़ हम रिज़र्व करके कर सकते हैं। कोरेशन में हमने क्या करना होता है कि हमने बार्गेन करना होता है, हमने कहीं ना कहीं वो पॉइंट देखना होता है जहाँ पर हमारे इंटरेस्ट और हमारे ओपोनेंट के जो इंटरेस्ट हैं वो अपोज ना करते हों, कहीं ना कहीं मैच करते हों। इस तरह से जो अपने ओपोनेंट पर हमने विन करना है, हमें गेन करना है या जीतना है, उसके बारे में जो डिसीज़न लिए जाते हैं स्टेट लीडर्स के द्वारा फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, उसी को स्ट्रैटेजिक रियलिज्म कहते हैं। थॉमस शेलिंग, हमने ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो नियो रियलिज्म की टाइप है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। केनेथ वाल्स इसके मेन थिंकर हैं, और उनकी मेन जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1979 में पब्लिश होती है। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर एक अनार्की एग्जिस्ट करती है, वैसे ही जैसे रियलिज्म वाले कहते हैं। और ये कहते हैं कि स्टेट जो है सारी सिमिलर सी है। सिमिलर का मतलब ये है कि एक जैसे फंक्शन ही परफॉर्म करती है, जैसे कि टैक्सेस को कलेक्ट करना, फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें ये चीज़ कहते हैं कि स्टेट चाहे एक जैसी है लेकिन उनकी पावर एक जैसी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है। और ये जो सिस्टम में चेंज आते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि कैपेबिलिटीज़ जो स्टेट की है वो डिफरेंट होती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ आसान भाषा में समझाया जाए तो वो ये कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसलिए चेंज आते हैं क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, वो राइज एंड फॉल होती है। वो जा तो उठती है जा तो मरती है। तो उनके राइज एंड फॉल्स होने की वजह से ये जो सिस्टम होता है, जिसे वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम, ये भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर जाता है। स्ट्रक्चर रियलिज्म के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लीडर्स के द्वारा लिए गए डिसीज़न इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं कि लीडर कैसे एक्शन लेंगे, कौन से डिसीज़न लेंगे, उनके पास चॉइस कम होती है। बैलेंस ऑफ पावर एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है जिसमें लीडर को कन्विंस किया जाएगा, जहाँ लीडर्स को वो एक्शन लेने पड़ेंगे उसी सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए, वो उसके बाहर सोच नहीं सकते। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर बाइपोलर सिस्टम है तो लीडर्स के डिसीजन बाइपोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली होंगे, और अगर यूनिपोलर सिस्टम है तो लीडर के डिसीजन यूनिपोलर
सिस्टम के अकॉर्डिंगली होंगे, और अगर मल्टीपोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर है उनके डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली होंगे। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटरमिन करता है कि वो कौन से डिसीजन लेंगे, कौन से एक्शन लेंगे, इसलिए वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिटरमिन करता है? डिटरमिन करने का मतलब है कौन क्रिएट करता है उसे, ग्रेट पावर्स उसे क्रिएट करती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि बाइपोलर सिस्टम जो कोल्ड वार के टाइम पर था वो काफ़ी एक स्टेबल सिस्टम था, जिसमें पीस की एक गारंटी थी, जिसमें एक सिक्योरिटी थी, जिसमें ज़्यादा वार नहीं हो सकते। और मल्टीपोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें पीस की गारंटी नहीं होगी, सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी, वार के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये जो दो ग्रेट पावर्स होंगी वो ऐसे सिस्टम को मेंटेन कर सकेगी आसानी से। अब इसको ध्यान से समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कोई भी अगर आप कहें सिचुएशन हो, लीडर अगर अच्छे एक्शन लेंगे तो वार नहीं होंगे, पीस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। केनेथ वॉल्स कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाइपोलर सिस्टम होगा तो जो उनके डिसीजन होंगे स्टेट लीडर्स के वो भी अच्छे ही होंगे, जो पीस को गारंटी करेंगे, सिक्योरिटी को गारंटी करेंगे। अगर सिस्टम मल्टीपोलर होगा, लीडर चाहे किसी तरह के भी डिसीजन ले ले, हम पीस और सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर सकते। तो लीडर के डिसीजन इतने मैटर नहीं करते जितना मैटर करता है कि वो सिस्टम कैसा है जब वो डिसीजन ले रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अकॉर्डिंगली केनेथ वॉल्स ये बताना चाहते हैं स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडर्स के एक्शन और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप आती है ऑफेंसिव रियलिज्म की। ऑफेंसिव रियलिज्म के माध्यम से इसमें हम डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों समझेंगे। डिफेंसिव और ऑफेंसिव का आइडिया किसने दिया है वो भी बताते हैं। पहले ये बताते हैं कि ऑफेंसिव का आइडिया जो है जॉन मर्शाइमर ने दिया है। उनकी ये बुक काफ़ी पॉपुलर है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो 2001 में पब्लिश होती है। इसमें वो हमें ये बताते हैं कि जो केनेथ वॉल्स का रियलिज्म है ना, जिसको हम अभी स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ रहे थे, उसको मर्शाइमर डिफाइन करते हैं एज ए डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्स के अकॉर्डिंगली स्टेट जो है वो पावर को उस लेवल तक सिक्योर करना चाहते हैं, उस लेवल तक ही मैक्सिमाइज करना चाहते हैं जिसमें उनकी सिक्योरिटी और सर्वाइवल इंश्योर हो। उससे ज़्यादा वो पावर को नहीं लेना चाहते, एक्वायर नहीं करना चाहते। जब उनकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी तो उसी से वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसके अलावा वो एक्सेसिव पावर नहीं चाहते। सो अपने डिफेंस को वो ज़्यादा देखते हैं, इसलिए इसको डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। लेकिन जॉन मर्शाइमर ये कहते हैं जो मेरा रियलिज्म है वो एक ऑफेंसिव रियलिज्म है। ऑफेंसिव रियलिज्म इसलिए है क्योंकि जॉन मर्शाइमर के अकॉर्डिंगली स्टेट वैसे एक्ट नहीं करती जैसे केनेथ वॉल्स बता रहे हैं। स्टेट और ख़ासकर जो ग्रेट पावर्स है वो हमेशा इस मौके की ताक में रहते हैं कि कब वो अपने जो दुश्मन हैं उनके ऊपर और भी ज़्यादा पावर गेन कर पाए। उनका जो एम होता है अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल नहीं होता, एक्चुअली स्टेट्स का एम ये होता है कि वो किसी तरह से हेजीमोनी को एक्वायर कर ले, यानी दूसरों पर ऐसी पोजीशन एक्वायर कर ले कि जो दूसरी स्टेट्स हैं वो उन पर हमला करने की सोचे भी ना। तो हर स्टेट का यही एम होता है कि वो अपनी पावर को इस लेवल तक मैक्सिमाइज कर ले कि उसको हेजीमोनी एक्वायर हो जाए, वो पूरी दुनिया में किसी तरह से राज कर सके। ये जॉन मर्शाइमर का आइडिया है और वो अपने रियलिज्म को ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नियो रियलिज्म और रियलिज्म के डिफरेंसेस समझ आए होंगे, उनकी टाइप्स समझ आई होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रक्चरल रियलिज्म का आइडिया समझ आया होगा और मेन थिंकर कौन कौन से हैं, इस जो नियो रियलिज्म की टाइप्स है वो भी समझ आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।